हमने स्टेट मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। स्टेट पढ़ रहे थे और हमने लोकल स्टेट पढ़ा था। यूज स्टेट के हेल्प से हम लोकल स्टेट को हैंडल करते हैं। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई या यूज रिड्यूसर या रिडक्स, इन सब चीज़ों का यूज होता है ग्लोबल स्टेट हैंडल करने के लिए, यानी कि किसी भी डेटा का ग्लोबल स्टेट हैंडल करने के लिए रिडक्स का, यूज रिड्यूसर का, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेट मैनेजमेंट क्या है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, यूज रिड्यूसर क्या है। ठीक है, तो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। यही सब आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, तो थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा आसानी से। मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ चीज़ों को, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आपको नॉलेज रहेगा तो आप इंटरव्यूअर के सामने कुछ भी बता सकेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर फोकस रहे कि आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग बने, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखें। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज क्या है, यूज रिड्यूसर का यूज क्या है, इन सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करना सीखें। यानी कि जब आप प्रोजेक्ट में जो है इन सब चीज़ों का यूज आए तो आप आसानी से इसको यूज कर लें। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने एक एप्लीकेशन बनाया था थर्ड ऐप के नाम से, उसको आपको कंपाइल कर लेना है और यहाँ पर यूआरएल ओपन कर लेना है। लास्ट टाइम हमने जो है यूज किया था, देखते हैं। हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाया था, यानी कि डार्क और लाइट मोड के लिए हमने स्टेट हैंडल किया था। ये देखिए, ठीक है। हमारे पास एक और कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट 2 करके, उसमें भी हमने कंपोनेंट 2, या देख लेते हैं क्या नाम से हमने राउट बनाया है, कंपोनेंट 2 ही है। ठीक है, तो ये खुलना चाहिए कंपोनेंट 2। कुछ इशू होगा इसमें, देखते हैं। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट विथ इज। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा शायद कंपोनेंट 2 में। हमने थीम और ये रिसीव किया था, यहाँ देखिए थीम हमने डायरेक्ट रिसीव किया है। थीम के अंदर से डॉट बीजी रीड करना है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर भी डॉट बीजी, देखिए बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट डॉट बीजी रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर भी डॉट बीजी हो जाएगा इस तरीके से, तब जा करके चीज़ें आपको दिखेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए यहाँ पर कलर चेंज होना चाहिए। और यहाँ हमने कंडीशन जो लगाया था, अगर लाइट है तो डार्क और डार्क है तो लाइट, ये हमने डिफाइन किया था, और इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, पर तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने एक डेटा के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज किया। मान लीजिए कि हमारे पास मल्टीपल डेटा है, यानी कि कोई ऐसा डेटा है जो पूरे कंपोनेंट में हमें यूज करना है। अच्छा, हमें किसका स्टेट हैंडल करने की जरूरत पड़ती है? हमें उस डेटा के स्टेट हैंडल करने की जरूरत पड़ती है जो कंपोनेंट में रीयूज हो रहा है। यानी कि एक ऐसा कोई डेटा है जो पूरे कंपोनेंट में, पूरे एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, तो उसको हम उसका स्टेट हैंडल करते हैं, ताकि हम पूरे एप्लीकेशन में उस डेटा को आसानी से जो है फाइंड कर सकें, और उसमें अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी हम कर सकें। तो लास्ट टाइम हमने एक स्टेट बनाया था। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए एक और डेटा है, ये हमने मान लीजिए कि जो है हमने इसको इसलिए बनाया था ताकि हम लाइट और डार्क मोड हैंडल कर सकें। ठीक है, जो कि हैंडल हो रहा है आसानी से, ये सही है। हमें यहाँ पर यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शो करना है। कुछ यूज़र का इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे इस कंपोनेंट में भी शो करना है और इस दूसरे वाले कंपोनेंट में भी शो करना है, कंपोनेंट 2 में भी शो करना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये? बड़ा ही आसान है, कुछ करना नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास यूज़र इन्फो, तो कॉन्स्टेंट बनाएंगे एरे ब्रैकेट के अंदर यूज़र इन्फो के नाम से और सेट यूज़र इन्फो के नाम से, कुछ इस तरीके से। और यूज स्टेट को आपको यहाँ पर फिर से यूज करना है, और डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू आप रखना चाहे तो वो रखिए। तो एक ऑब्जेक्ट मुझे रखना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में, इसमें मैंने नेम का वैल्यू डिफाइन कर दिया इस तरीके से, जस्ट फॉर कोड। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। और अगला मैंने ईमेल डिफाइन किया इस तरीके से, just@gmail.com, तो मैंने ये ईमेल डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक और मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से पासवर्ड का। ठीक है, पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 ये डिफाइन कर दिया। अब इसको भी आपको यहाँ वैल्यू में पास करना है, जैसे आपने थीम और सेट थीम पास किया था, वैसे आपको यूजर इन्फो और सेट यूजर इन्फो भी पास कर देना है।
यही चीज़, ठीक है। ये चीज़ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पास कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ शो करना है, यानी कि यहाँ शो करना है इस वाले कंपोनेंट में या इस वाले कंपोनेंट में, पहले वाले कंपोनेंट में, तो आप उस कंपोनेंट में जाएंगे। वो आपका कंपोनेंट कौन सा है? कंपोनेंट 1 ये रहा। इसमें आपने थीम को और सेट थीम को डिस्ट्रक्चर किया था, तो आप उसको भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। अब यहाँ नोटिस कीजिए, हमने पहले थीम भेजा, फिर हमने सेट थीम भेजा है और फिर हमने यूज़र इन्फो भेजा है, उसके बाद हमने ये सेट यूज़र इन्फो भेजा है। तो कोई यहाँ पर वो नहीं है कि आप जैसे भेज रहे हो वैसे रिसीव करना है। मान लीजिए आप पहले चाहें तो सेट यूज़र रिसीव कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट यूज़र इन्फो आप पहले रिसीव कर लें, ठीक है। आप यूज़र इन्फो यहाँ रिसीव कर लें इस तरीके से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे पहले इसको लिख दें या इसको लिख दें, या इसको पहले लिख दें या इसको पहले लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस शर्त ये है कि जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो, जैसे आप यहाँ पर पास कर रहे हो, वैसे ही आपको रिसीव करना है। डी स्ट्रक्चर करते हैं, इसको डी स्ट्रक्चर करते हैं। और डी स्ट्रक्चर करते समय ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए, जो आपने लिखा है यहाँ पर, यानी कि एज आ जो है प्रॉप्स जो भी आपने लिखा है, एज इट इज आपको यहाँ पर वैसे रिसीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले और बाद का मसला नहीं है कि हमने पहले जो है यहाँ पर थीम लिखा है, उसके बाद सेट थीम लिखा है, तो यहाँ पर हम पहले थीम ही रिसीव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कैसे भी रिसीव करो, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है वैसे आपको रिसीव करना है, डी स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। अब मुझे नीचे शो करना है, तो ये जो बटन है हमारा, इसी के ठीक नीचे मैं एक बार ब्रेक टेक का यूज करूंगा, और इसके ठीक नीचे मैंने H1 का यूज किया, नेम मैंने डिफाइन किया, और नेम ऐसे मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो हमारा यूजर इन्फो है उसके अंदर नेम पड़ा हुआ है, तो यूजर इन्फो डॉट नेम, ठीक है। और मैं ईमेल और पासवर्ड भी शो करूंगा, तो मैंने 2 बार और कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर मैंने ईमेल लिख दिया, यहाँ पर यूजर इन्फो डॉट ईमेल कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा, ठीक है। यूजर इन्फो डॉट पासवर्ड रीड कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यूजर इन्फो डॉट पासवर्ड, परफेक्ट। अब नोटिस कीजिए, यहाँ पर पेज रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर देखिए नेम आ गया, ईमेल आ गया और पासवर्ड आ गया। इस तरीके से BR टैग का एक और बार यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ब्रेक टैग फिर से लगाया, और इसके ठीक नीचे मैंने फिर से ब्रेक टैग लगाया, और मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एक बटन, जिसमें मैंने डिफाइन कर दिया अपडेट यूज़र इन्फो, इस तरीके से। इस बटन में मैंने क्लास नेम का यूज किया BG-ग्रीन, तो ज़रूरी नहीं कि ग्रीन कलर हो, कोई भी कलर आप दे सकते हो। -500 टेक्स्ट -वाइट, और राउंडेड डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, और P-3 डिफाइन कर देता हूँ। नोटिस कीजिए एक बटन बन जाएगा, और ये देखिए नेम में जस्ट फॉर कोड, ईमेल में just@gmail.com, और पासवर्ड में 12345 आया, ठीक है। तो अब यही सेम डेटा मुझे दूसरे वाले कंपोनेंट में भी चाहिए, यहाँ पर कंपोनेंट 2 में भी। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल यही चीज़ आपको वहाँ पर भी डिफाइन करना है। तो मैंने यहीं से ये चीज़ कॉपी किया, यानी कि वहाँ पर भी आपको वो डेटा रिसीव हो जाएगा दूसरे वाले कंपोनेंट में। कैसे रिसीव हो रहा है? क्योंकि वो कंपोनेंट भी इसी थीम प्रोवाइडर से लॉग्ड है। ये देखिए थीम कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया था ना, इसी से आपका दूसरा कंपोनेंट भी लॉग्ड है, तो उसमें भी आप आसानी से उस डेटा को रिसीव कर पाएंगे। तो यहीं पर मैं बटन के नीचे उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, यहाँ पर भी दिखेगा, लेकिन आपको 2 चीज़ें रिसीव करना है। पहला आपको यूज़र इन्फो, और दूसरा आपको सेट यूज़र इन्फो रिसीव कर लेना है। अगर सेट यूज़र इन्फो का जरूर काम है, तब आप रिसीव कीजिए। नहीं वर्क है तो आप ना रिसीव करें। जैसे अभी मुझे कोई वर्क नहीं है उस चीज़ का, तो मैंने नहीं रिसीव किया। तो जिसकी ज़रूरत है उसी को आप रिसीव करें, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा, ये देखिए इसमें भी आ गया, और पहले वाले कंपोनेंट में डेटा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर जो है क्लिक करूँ यूज़र इन्फो पे, तो ये कुछ अपडेट हो, यानी कि पासवर्ड या ईमेल जो भी अपडेट करना है वो अपडेट हो। तो पहले वाले कंपोनेंट में आ जाते हैं, और ये रहा हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन जो इसमें दिया हुआ है। इसी बटन में आपको अपडेट का कोड लिखना है। तो अपडेट किसकी हेल्प से करेंगे? अपडेट जब भी आपको करना होगा तो सेट यूज़र इन्फो की हेल्प से करेंगे उसको अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक पे अपडेट करना है मुझे, तो मैंने ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन किया, कॉल बैक डिफाइन करूँगा इस तरीके से, और सेट यूज़र इन्फो को एज फंक्शन कॉल करूँगा। इसमें मुझे एक ऑब्जेक्ट अपडेट करना है, मुझे ईमेल अपडेट करना है, तो मैंने ईमेल डिफाइन किया, और ईमेल की जगह पर मैं यहाँ पर alok@gmail.com डिफाइन कर देता हूँ। तो नोटिस कीजिए, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा जहाँ पर ईमेल है, वहाँ पर alok@gmail.com हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नोटिस कीजिए alok@gmail.com तो हुआ, बट नेम और पासवर्ड भी रिमूव हो गया। क्योंकि जब आप अपडेट कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट, तो इसमें नेम और पासवर्ड भी जाना चाहिए, ठीक है। नेम और पासवर्ड भी जाना चाहिए, नहीं तो वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैं अब नेम और पासवर्ड कैसे देंगे आप, ठीक है।
नेम और पासवर्ड कैसे देंगे? नेम और पासवर्ड आप कैसे देंगे? यहाँ पर आपको अगर उसको चेंज नहीं करना है, पहला तरीका कि अगर आपको चेंज करना है तब तो आप यहाँ पर नेम लिखें इस तरीके से और यहाँ पर आप कुछ चेंजेस कर दें, जैसे मैंने आलोक कुमार कर दिया, आलोक कुमार कर दिया, ठीक है। तो मुझे नेम और ईमेल चेंज करना था, पासवर्ड नहीं चेंज करना है। नोटिस कीजिए अभी नेम और ईमेल पासवर्ड सब है। अब मुझे नेम और ईमेल चेंज करना है इस बटन पे क्लिक करने पे, लेकिन पासवर्ड नहीं चेंज करना है। तो मैंने क्लिक किया तो नेम और ईमेल तो चेंज हो गया लेकिन पासवर्ड भी रिमूव हो गया। तो मैं चाहता हूं कि जिसको हमें अपडेट नहीं करना वो एज इट इज रह जाए, तो उसके लिए स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। यूजर इन्फो के लिए आपको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना, तो यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर और यूजर इन्फो ऐसे लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो जिसमें चेंजेस करना है उसमें आप चेंजेस कीजिए और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जरा, मैंने दोबारा से पेज रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपडेट यूजर इन्फो पे, ये देखिए आलोक कुमार और alok@gmail.com हो गया, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो जब भी आप चाहते हो कि बाकी के इन्फॉर्मेशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है, पहले एक बार उसको स्प्रेड ऑपरेटर के साथ शुरुआत में लिख देना है। उसके बाद जिसको अपडेट करना है वो डिफाइन कीजिए। मान लीजिए मुझे ईमेल नहीं अपडेट करना है, मुझे सिर्फ नेम अपडेट करना है, तो मैं ईमेल हटा दूंगा यहाँ से। तो अब ईमेल अपडेट नहीं होगा, ईमेल एज इट इज जो पहले से था just@gmail.com वही रह जाएगा और सिर्फ नेम अपडेट होगा। मैंने क्लिक किया, ये देखो सिर्फ नेम अपडेट हुआ, ये वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जिसको अपडेट करना है वो आपको इस ऑब्जेक्ट में देना है और जिसको अपडेट नहीं करना है, मतलब बाकी वो रेस्ट जो है वो खुद ही हैंडल कर लेगा अगर आपने स्प्रेड ऑपरेटर के साथ अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया तो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आलोक कुमार कर दिया, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पर विजिट करता हूँ, मैंने यहाँ पर दूसरे वाले कंपोनेंट में जब मैं विजिट करूंगा अपने, तो वहां पर भी आलोक कुमार होना चाहिए, लेकिन नोटिस कीजिए जस्ट फॉर कोड दिखा। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जब आप इस कंपोनेंट पे विजिट करते हो या जब आप इसके पीछे वाले कंपोनेंट पे विजिट करते हो तो यहाँ नोटिस करना, यहाँ पे, यहाँ जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, यहाँ आप लोग नोटिस कीजिएगा रिलोड हो जाता है पेज हमारा। जैसे मैं इस दूसरे वाले कंपोनेंट पे जा रहा हूँ, ये देखो रिफ्रेश हो गया। तो जब रिफ्रेश हो गया तो जो डेटा था वैसे ही, यानी कि जो अपने इनिशियल स्टेट में रखा है वही आ जाएगा। फिर मैं बैक करूंगा तो फिर से रिफ्रेश हो गया। तो ये चीज़ रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ रिफ्रेश हो रहा है तो फिर आप रिएक्ट में काम नहीं कर रहे हो, उसका मतलब कि आपने सही से चीज़ों को हैंडल नहीं किया। रिएक्ट में काम करने का मतलब कि आपका ये जो है रिफ्रेश नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन, ठीक है। तो आइए जरा अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। अब उस कंपोनेंट पे विजिट करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ता है और उसके वजह से रिफ्रेश हो जाता है। तो हम यहाँ पर कोई बटन देंगे, जैसे मेन्यू में हम देते हैं ना, हेडर बनाते हैं, उसमें हम कंपोनेंट 2 पे जाने के लिए हमारे पास लिंक होता है, उस पर क्लिक करते हैं तब कंपोनेंट 2 पे जाता है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही जो है कंपोनेंट 1 में एक यहाँ पर जो हमारा H1 है ये वाला, इसी के ठीक नीचे लिंक का यूज करूंगा, क्योंकि रिएक्ट राउटर रोम के अंदर से आपको लिंक को इंपोर्ट करना और इसी का यूज करना है। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया विजिट कंपोनेंट 2, ऐसे ही मैंने लिख दिया विजिट कंपोनेंट 2 और यहाँ पर आपको 2 का वैल्यू डिफाइन कर देना है। क्या डिफाइन कर देंगे? /कंपोनेंट 2, क्योंकि हमें कंपोनेंट 2 पे विजिट करना है, ठीक है। इसी चीज को कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके और कंपोनेंट 2 वाले में आ जाएंगे। यहाँ पर जो H1 है इसके ठीक ऊपर इसी चीज को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे विजिट कंपोनेंट 1 और उसका लोकेशन देंगे, तो उसका लोकेशन होम पेज का है, तो फॉरवर्ड स्लैश डिफाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको 2 चीजें और दिखेंगी। अच्छा, यहाँ पर हमें लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कीवर्ड सर्च करिएगा और जो आपका लिंक कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कीजिएगा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। इस तरीके से इसको इंपोर्ट करना जरूरी है, जब तक आप इंपोर्ट नहीं करेंगे नीचे यूज नहीं होगा। अब देखिए जरा, ये कंपोनेंट 2 है। अभी यहाँ पर मैं जब क्लिक करूंगा विजिट कंपोनेंट 1 पे तो ये कंपोनेंट 1 पे आ गया। अब मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, ये देखो आलोक कुमार अपडेट हो गया। अब मैं विजिट कंपोनेंट 2 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी आलोक कुमार दिखेगा। अब आलोक कुमार क्यों दिखा? क्योंकि इस बार पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, बिना पेज रिफ्रेश हुए ये कॉन्टेंट चेंज हो गया, यानी कि कंपोनेंट 2 लोड हो गया और पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आलोक कुमार ही दिखेगा। अगर मैं पेज रिफ्रेश कर दूंगा तब ये पूरा इनिशियल स्टेट फिर से लोड हो गया। अब मैंने चेंजेस पे क्लिक किया, चेंज हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नोटिस कीजिए अब यहाँ पर आलोक कुमार दिखा। अब मैं इस कंपोनेंट में यानी कि कंपोनेंट 2 में अपडेट करता हूँ। अब मुझे अपडेट करना है तो सेट यूजर इन्फो की जरूरत होगी, तो सेट यूजर इन्फो के भी हम यहाँ पर डी स्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि कंपोनेंट 2 में हमने यूजर इन्फो डी स्ट्रक्चर किया था, सेट यूजर इन्फो भी डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, इसी की हेल्प से अपडेट करेंगे। तो यहाँ अपडेट वाला बटन ये रहा आपका, इसी में आपको ऑन क्लिक इवेंट का यूज करना है इस तरीके से, और मैंने कॉल बैक डिफाइन किया इस तरीके से। और सेट यूजर इन्फो को जब फंक्शन आपको कॉल करना है, एक ऑब्जेक्ट देना है। सबसे पहले स्प्रेड ऑपरेटर के साथ यूजर इन्फो लिख दीजिए ताकि जो हम अपडेट करें सिर्फ उसी में चेंजेस हो। अब मुझे यहाँ से ईमेल अपडेट करना, तो मैं यहाँ से ईमेल इस तरीके से ईमेल डिफाइन कर देता हूँ alok@gmail.com।
ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया alok@gmail.com। अब नोटिस कीजिए ज़रा, अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखो, अच्छा इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या इशू है। ऑन क्लिक मैंने डिफाइन किया, पेज ही रिफ्रेश कर लेंगे, अगर ना क्लिक हो रहा हो तो एक बार रिफ्रेश किया मैंने इस पर क्लिक किया, कुछ इशू है, देखते हैं क्या इशू है। कंसोल में कोई एरर नहीं है, कंसोल में, ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया दोबारा से, यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक नहीं हो रहा है। हमने दूसरे वाले बटन पे अपडेट, ठीक तो है, ऑन क्लिक सेट यूज़र इन्फो, और यूज़र इन्फो स्प्रेड ऑपरेटर के साथ ईमेल यहाँ पर लिखना है, ईमेल लिखना है, ठीक है। क्लिक हो रहा है बट वो चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टी ने मैं अपने गलत रखा था। अब मैंने क्लिक किया, ये देखो आलोक कुमार चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं कंपोनेंट 1 पे जाता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखो नेम चेंज हो गया। अब मैं कंपोनेंट 2 पे जाऊँगा तो नेम और ईमेल चेंज दिखेगा, पासवर्ड आपका एज इट इज दिखेगा। मान लीजिए आपको पासवर्ड भी चेंज करना है यहाँ पर क्लिक करने पे, तो अगला आपको कॉमा से सेव इट करना है और पासवर्ड वाली को एक्सेस करना है, और इस तरीके से पासवर्ड को भी आपको चेंज कर देना है। मैं यहाँ पर पासवर्ड जस्ट कर देता हूँ। अब नोटिस कीजिए, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, ये देखिए। अब मैं इस कंपोनेंट में जाऊँगा तो पासवर्ड चेंज दिखेगा आपका, यहाँ पर भी आपको पासवर्ड चेंज दिखेगा। मैंने रिलोड किया, अभी इनिशियल स्टेट वाला लोड हो गया। अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो नोटिस करो सिर्फ नेम चेंज हुआ, ये दोनों सेम है। अब जब आप कंपोनेंट 2 में जाएंगे तो आपका जो नेम है वो चेंज दिखेगा आपका, ये देखो, ठीक है। अब ये और ये यहाँ से अपडेट होता है तो यहाँ से मैंने क्लिक करके इसको भी अपडेट कर दिया। अब मैं जब यहाँ पर जाऊँगा तो देखो यहाँ पर भी अपडेट दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई डेटा है जो पूरे एप्लीकेशन में हमें उसकी ज़रूरत है और उसमें हमें चेंजेस भी करना है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई से उसका स्टेट हैंडल करेंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कि हमने ग्लोबल स्टेट हैंडल किया किसी भी डेटा का, ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यानी कि यूज फॉर शेयरिंग स्टेट बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट्स, ग्लोबल स्टेट, ये देखो ना, ग्लोबल स्टेट यानी कि मल्टीपल कंपोनेंट के बीच में अगर आपको डेटा शेयर करना है, स्टेट को शेयर करना है, तो उस ग्लोबल स्टेट इसको बोलते हैं, ये ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे। और अगर आपका जो टास्क है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी मैं कॉम्प्लेक्स करके भी आपको दिखा रहा हूँ चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि थोड़ा टफ, कोई जो है चीज़ें अलग अलग स्टेप पे आपको करनी है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूज रिड्यूसर हुक उसके साथ इंप्लीमेंट करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ, ठीक है। अब चलिए जरा एक मैं और अच्छी सी फंक्शनलिटी आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हम इनका यूज नहीं करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह में, हम रेडक्स का यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन में, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है ना, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो यूज तो रेडक्स का ही होता है, ठीक है। तो रेडक्स क्या है, थर्ड पार्टी टूल है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे हमने टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल किया यूज़ करने के लिए, हमने एंट डिज़ाइन का यूज़ करना है तो हमने इंस्टॉल किया, वैसे ही जब हमें रेडक्स का यूज़ करना होगा तो उसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में, तो वो भी करेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर आ जाइए और इन चीज़ों को मैं हटा दें, यानी कि ये सब जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, जो भी है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है, काउंटर 1 के नाम से। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ चीज़ों को, यूज रिड्यूसर का यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जब हमें जो है स्टेट थोड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स हो उसको हैंडल करना है तो कैसे यूज रिड्यूसर का वहाँ पर यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्टेट को हैंडल करने के लिए यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। तो मैंने काउंटर 1 बना लिया और यहाँ पर मैंने index.j6 बना लिया, इस तरीके से index.j6, ठीक है। अब एक कांस्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से काउंटर 1 के नाम से, और कॉल बैक डिफाइन करेंगे। एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपकी रिपीट होती रहें। और आपको कोड लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्टकट तरीके का यूज ना करें, कोड जितना भी लिखाया जाए उतना लिखें। एक एक कोड लिखना ज़रूरी होता है, लिखते हैं तो आपका हैबिट बनता है और आपका जो टाइपिंग की स्पीड है वो भी इंक्रीज होती है। तो लिखना ज़रूरी है, इसलिए कोड लिखें, ठीक है। इस डिप में जाएंगे, मैं चाहता तो कॉपी पेस्ट कर लेता कहीं से, लेकिन मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग भी लिखें, क्योंकि जब टीचर ही मेंटर ही आपका कॉपी पेस्ट करेगा तो आप भी वही काम करने लगोगे, और इससे ये अच्छा हैबिट नहीं है और आपका एक्सपीरियंस इससे लूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस रखना है कोडिंग में तो आपको लिखना चाहिए कोड को, एक एक स्टेप लिखो। तो मुझे मीन हाइट फुल चाहिए, तो मीन हाइट स्क्रीन डिफाइन करेंगे। अब ये जो क्लासेस हैं वो टेलविंड की क्लासेस हैं, आपको टेलविंड की वेबसाइट पर विजिट करना है और इन चीज़ों को देखना ज़रूर है, बहुत आसान है क्लास को देखना, हाइट के लिए या विड्थ के लिए या टेक्स्ट के लिए या फ़ॉन्ट के लिए या बॉर्डर के लिए, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो वहीं से मैं देख के यहाँ पर यूज़ करता हूँ, बट मेरी हैबिट बन चुकी है तो बहुत सारी क्लासेस मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ।
W हाइफन फुल करेंगे, इससे विद फुल हो जाता है। W का मतलब विद होता है, H का मतलब व्हाइट हो गया, ठीक है। BG हाइफन इंडिगो हाइफन 800 मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा काउंटर 1 है, अभी इसका हमने कहीं यूज नहीं किया है इसमें, ठीक है। हम इसका यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा दिख रहा है। तो काउंटर 1 का यूज करना है app.jsx में, तो ये रहा app.jsx। अब यहाँ पर जो आपका जो भी आपने यहाँ लिख रखा होगा रिटर्न में, सब हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिएगा। पहले तो आपको ब्राउज़र राउटर को स्टार्ट कर लेना है, इस तरीके से क्लोज कर लेना है। फिर आपको राउट्स को स्टार्ट कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद क्लोज कर लेना है। फिर आपको राउट को स्टार्ट कर लेना है। तो राउट मैंने स्टार्ट किया और इसको मैंने शॉर्ट हैंड से क्लोज किया। इसमें पाथ में डिफाइन कर देंगे हम फॉरवर्ड स्लेश, और एलिमेंट में डिफाइन कर देंगे काउंटर 1, ठीक है। यानी कि हमारा जो काउंटर 1 है वो दिखना चाहिए। तो उसको इंपोर्ट भी करेंगे ऊपर की तरफ, ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया। और ये सब भी हटा देंगे जो भी आपने लिख रखा है ऐप कंपोनेंट के अंदर, ये सब हटा दीजिएगा, ठीक है। तो यही लिखना है ये चीज़ें, और जो भी फालतू चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं उनको भी आप हटा सकते हो। हमें सिर्फ ज़रूरत है ब्राउज़र राउटर की, ये सब यूज नहीं हो रहा तो उसको भी हटा दीजिए, ये भी यूज नहीं हो रहा तो उसको भी हटा दीजिए, ठीक है। काउंटर 1 यूज हो रहा है और ये ब्राउज़र राउटर ये सब यूज हो रहा है, ये सब भी हटा दीजिए, इसका भी कोई काम नहीं है। तो जो ना यूज हो रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो अभी जब आपका पेज लोड होगा, यानी कि होम पेज पे आपका ये देखिए बैकग्राउंड कलर ऐसा दिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ काम करना है, तो इसमें आ जाइए। पहले तो इसमें कुछ और क्लास डिफाइन कीजिए। मैंने फ्लेक्स डिफाइन किया, जस्टिफाई हाइफन सेंटर इस तरीके से, और आइटम्स हाइफन सेंटर। इससे जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो बिल्कुल सेंटर में दिखेगा, और फ्लेक्स हाइफन कॉलम कर देंगे ताकि जो भी मैं लिखूँ वो कॉलम में ब्रेक होकर दिखे। अब यहाँ पर आ जाएंगे, एक मिनट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ H1 यानी कि हेडिंग काउंटर 1, ठीक है। देखिए ज़रा, काउंटर 1 मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, और इसमें मैं क्लास नेम टाइप कर लेता हूँ, और टेक्स्ट हाइफन वाइट डिफाइन कर दूंगा, फॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर दूंगा, और टेक्स्ट हाइफन 3XL डिफाइन कर दूंगा। तो इससे थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो बड़ा दिखेगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर दिखा काउंटर 1, और ज़्यादा बड़ा करना है तो आप 3XL की जगह 9XL भी कर सकते हो। तो नोटिस कीजिए थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा, ठीक है। चलिए, इतना ही बड़ा मुझे दिखाना है। अब इसके ठीक नीचे मुझे एक और H1 लेना है, और यहाँ पर मैं काउंट के नाम से मैंने डिफाइन किया, और इसमें मैं एक नंबर प्रेजेंट करता हूँ, और यही जो क्लास है इसको कॉपी कर लूँगा Ctrl+C करके, यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँगा। इसमें भी वही सेम क्लास, और यहाँ पर मैं इसको 3XL डिफाइन करूँगा। तो नोटिस कीजिए इसके ठीक नीचे एक काउंट दिखेगा, दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। तो इसमें आपको MB5 और इसमें भी आपको MB5 डिफाइन कर देना। तो बॉटम 5 होता है इसका मतलब, MB का मतलब मार्जिन बॉटम, दोनों के बीच में गैप आ गया। फ्लेक्स से आप हैंडल कर सकते हो गैप को, अगर आप चाहें तो फ्लेक्स यहाँ से मार्जिन बॉटम ना हैंडल करके आप यहाँ से फ्लेक्स से गैप को हैंडल कर सकते हो। तो फ्लेक्स आपने दिया, गैप हाइफन 4 डिफाइन कर दो, 3 डिफाइन कर दो, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी गैप आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए 2 बटन, तो 2 बटन चाहिए, और दोनों बटन एक दूसरे के बगल में होना चाहिए। तो मैंने एक बटन इस तरीके से 2 बटन लिया, दोनों मैंने लिखा दोनों मैंने लिखा इस तरीके से इंक्रीमेंट, ठीक है। मैंने इसे डिफाइन कर दिया। दोनों में एक साथ जाऊंगा और मैं कुछ क्लासेस डिफाइन करूंगा। क्लास नेम का मैंने यूज़ किया BG हाइफन इंडिगो, नहीं BG हाइफन सियान, या जो है रोज़, कई सारे कलर होते हैं, आप दे सकते हो जो भी देना है। टेक्स्ट हाइफन वाइट, और फॉन्ट हाइफन बोल्ड। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए तो वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। तो फॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर देंगे ताकि जो टेक्स्ट है वो भी बोल्ड हो जाए। थोड़ा राउंडेड डिफाइन करेंगे तो राउंडेड डिफाइन कीजिएगा, और P-4 डिफाइन कर दीजिएगा। तो नोटिस कीजिए 2 बटन बनेगा, दोनों एक दूसरे के बगल में होना चाहिए। तो ये जो बटन है ना, इसको Ctrl+X कीजिएगा और एक डिव में रखिएगा, इस तरीके से एक डिव में रखेंगे। देखते हैं एक दूसरे के बगल में आया, हाँ आ गया। इस डिव में क्लास का यूज़ करेंगे दोनों में गैप देने के लिए, क्लास नेम का फ्लेक्स डिफाइन करेंगे और गैप हाइफन 4 डिफाइन कर देंगे। तो दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ जाए, ये देखिए ना। अब ये वाला बटन थोड़ा हमें ग्रीन कलर में चाहिए, तो जो आपने रोज़ दिया है इसको आप ग्रीन कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से।
और इसमें इंक्रीमेंट लिखना है, इसमें डिक्रीमेंट मुझे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा -1 और यहाँ पर मैंने +1 लिखा, और इसमें मैं इंक्रीमेंट और इसमें मैं डिक्रीमेंट लिखता हूँ इस तरीके से, डिक्रीमेंट। तो नोटिस कीजिए 2 बटन है हमारे पास, ये काउंटर 1 है हमारा। अब मुझे काउंटर 2 भी बनाना है। इसी को कॉपी कर लेंगे पूरा कंपोनेंट, Ctrl+A Ctrl+C, और एक फिर से कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे काउंटर 2 के नाम से। तो काउंटर 2 इसके नाम से फोल्डर बनाइएगा। इसमें भी आपको index.jsx के नाम से ही फाइल बनाना है। इस तरीके से पेस्ट करना है, और ये जो नाम है काउंटर 1 इसको 2 कर देना है, और ऊपर वाले को भी 2 कर देना है, यानी कि यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, और यहाँ पर भी आपको 2 कर देना है इस तरीके से। तो 2 कंपोनेंट हमारे पास बन चुके हैं। अभी वो दिखेगा कैसे? दिखेगा ऐसे कि आपको यहाँ पर आना है और एक और पाथ डिफाइन करना है। तो /counter2 जब मैं लिखूंगा URL में तब वो दिखना चाहिए, और यहाँ पर मैं काउंटर 2 को एक्सेस कर लूँगा। तो नोटिस कीजिए, अच्छा काउंटर 2 इंपोर्ट भी करना होगा, तो इंपोर्ट कीवर्ड सर्च करेंगे और काउंटर 2 को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉरी काउंटर 2 इस तरीके से। तो काउंटर 2 कब दिखेगा? जब आप यहाँ पर लिखेंगे काउंटर 2 इस तरीके से, तो आपका जो काउंटर 2 है वो भी दिख जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब ये काउंटर 2 है और ये हमारा काउंटर 1 है इसके पीछे जो है। अब मुझे उस पर विजिट करने के लिए भी एक बटन चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, और मैं जब यहाँ मतलब बैक वाले पे जाने के लिए भी, काउंटर 1 पे जाने के लिए मैं यहाँ पर एक बटन बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसी के ठीक नीचे काउंटर 1 में आ जाइए सबसे पहले, और ये जो आपका बटन होगा यानी कि जो डिव होगा, इसी के ठीक नीचे एक लिंक कंपोनेंट लेंगे इस तरीके से, यानी कि लिंक रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इंपोर्ट भी करना है, क्लोज कर लेना है, और इसमें आपको एक बटन स्टार्ट करना है, यानी कि बटन इस तरीके से क्लोज कर लेंगे। और जो भी क्लास इस बटन में होगा, ये वाले बटन में ऊपर वाले में कॉपी करेंगे और इसमें डिफाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं वायोलेट इस कलर का यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा विजिट काउंटर 2, विजिट काउंटर 2, लिंक में 2 का वैल्यू डिफाइन कर देंगे काउंटर 2, तो /counter 2। ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके, काउंटर 2 में जाएंगे और इसी डिप के ठीक नीचे इसको भी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर विजिट काउंटर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे /। ठीक है, इस तरीके से। अब नोटिस कीजिए, यहाँ पर रिफ्रेश करें। अच्छा, इसमें भी हमें इंपोर्ट करना होगा लिंक कंपोनेंट को, तो इंपोर्ट कीवर्ड सर्च करिएगा और लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लीजिएगा, यानी कि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इस लिंक को आपको इंपोर्ट कर लेना, क्योंकि हमने नीचे यूज किया उस चीज़ को। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे, नोटिस कीजिए ये हमारा विजिट काउंटर 1 है, इस पर क्लिक करेंगे, काउंटर 1 पे आ गए हम, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो काउंटर 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो बिना पेज रिफ्रेश हुए हमारा जो डेटा है वो बीच में लोड हो जा रहा है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ अपडेट होना चाहिए डेटा, और जब मैं काउंटर 2 में जाऊँ या काउंटर 1 में जाऊँ और यहाँ क्लिक करूँ तो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसी में ऐड होना चाहिए, या डिक्रीमेंट करूँ तो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो दोनों जगह से सेम हैंडल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस के लिए अभी आप तो यानी कि अगर आप लोकल स्टेट बनाते हो, मान लीजिए मैं काउंटर 2 में एक स्टेट बनाता हूँ, एक एक स्टेप मैं आपको एग्जाम्पल ही बताता हूँ। मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था तरीके से काउंट के नाम से, और मैंने यहाँ पर अगला बना लिया सेट काउंट के नाम से। ठीक है, और यूज स्टेट को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रखा काउंट में। अब यही काउंट मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, ये जो काउंट है वो यहाँ डिफाइन कर दूंगा जहाँ पर मैंने 1 लिखा था। तो अभी क्या दिखेगा, काउंटर 2 में हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो 0 दिखा। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो अपडेट होना चाहिए, तो उस पर क्लिक करने पे अपडेट होना चाहिए। तो ये रहा बटन आपका, यहाँ पर आ जाओ और ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करो। तो मैंने ऑन क्लिक डिफाइन किया, कॉल बैक डिफाइन करेंगे, और सेट काउंटर सेट काउंट की हेल्प से उसमें हम +1 कर देंगे। किसमें? काउंट में। तो काउंट +1 लिखेंगे, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट होगा। ये देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सॉरी इस पर क्लिक करना है मुझे, पहले यहाँ विजिट कर लेंगे। ये देखिए अपडेट हो रहा है। ठीक है, अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करने पे जो है डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके, और जो दूसरा वाला बटन है, देखिए जो हमारा दूसरा वाला बटन है ये वाला, इसमें हम उसी चीज़ को डिफाइन करेंगे, बस यहाँ पर -1 करेंगे। -1 मैंने डिफाइन किया। अब नोटिस कीजिए, अब मैं यहाँ जब क्लिक करूँगा तो माइनस होगा, लेकिन ये काउंटर 2 है, विजिट काउंटर 1। अब जब काउंटर 1 में जाएंगे तो ये काउंट फिर से आपका 1 हो गया। अब मैं चाहता हूँ वही सेम डेटा यहाँ पर भी हैंडल हो, यानी कि सेम चीज़ मुझे यहाँ भी हैंडल करना है। जैसे मैंने
यहाँ पर कितना छोड़ा था काउंटर 2 में, जैसे मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया, यहाँ पर 8 है, ठीक है। अब जब मैं काउंटर 1 में जाऊँ तो यहाँ पर पहले से 8 होना चाहिए, जो पहले से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। तो ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है, दो अलग अलग कंपोनेंट है ये काउंटर 1 है यानी कि ये अलग कंपोनेंट है, और ये आपका काउंटर 2 एक दूसरा कंपोनेंट है, और दोनों में मुझे सेम डेटा हैंडल करना है, यानी कि एक ऐसा डेटा है जिसका ग्लोबल स्टेट हैंडल होना चाहिए, ऐसे डेटा का, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ कोई एक चीज नहीं है, आपके पास दो चीजें हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसको आपको यूज रिड्यूसर, यानी कि कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया ये, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। तो अब आपको यहाँ पर यूज रिड्यूसर का यूज करना है। तो यूज रिड्यूसर का यूज कैसे करेंगे आप, अब आपको फिर से वही सेटअप करना पड़ेगा। क्या सेटअप है उसका, देखिए जरा। सबसे पहले तो आपको यानी कि एक कंपोनेंट बना लेना है, यानी कि एक कंपोनेंट बना लेना है, जैसे हमने लास्ट टाइम जब सेटअप किया था वैसे सेटअप फिर से करना है। ऑलरेडी हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट बना हुआ, थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, हम अपना एक फिर से बना लेंगे ताकि जो है आसान हो जाए, चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काउंटर कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, काउंटर कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से मैंने बनाया काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और इसमें भी इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से ही फाइल बना लेंगे। तो मैंने इंडेक्स डॉट जेएसएक्स फाइल बना लिया। अब आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, तो इंपोर्ट कीवर्ड को रखिएगा और यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अगला आपको एक कॉन्स्टेंट बना लेना है, यानी कि जो है कंपोनेंट बनाना है काउंटर प्रोवाइडर के नाम से। तो जरूरी नहीं कि काउंटर प्रोवाइडर नाम दिया जाए, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यानी कि नाम आपका कुछ भी हो सकता है। तो मैंने काउंटर प्रोवाइडर नाम दे दिया। अब यही काम हम प्रोवाइडर का उसमें करते थे, यानी कि ऐप डॉट जेएसएक्स में करते थे लास्ट टाइम जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था, ठीक है। तो काउंटर प्रोवाइडर हमने बनाया, इसमें काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बनाना था इस तरीके से, जो है काउंटर कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। यही हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम हमने यही किया था, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को एज अ फंक्शन कॉल करके रख दिया था, ठीक है। और इसी को हमने एक्सपोर्ट कर दिया था काउंटर यानी कि थीम कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमने बनाया था, और इसी को एक्सपोर्ट कर दिया था। अब मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब एक फंक्शन बना लेता हूँ, यानी कि कंपोनेंट बना देता हूँ तो काउंटर प्रोवाइडर के नाम से। तो जो हम वहाँ पर स्टेट लिखते थे ना ऐप डॉट जेएसएक्स में, आपको याद होना चाहिए कि हमने यहाँ पर कुछ स्टेट लिखा था, यहाँ पर इसके यहाँ पर है ना लिखा हुआ था, वो हमने हटा दिया। तो अभी वही काम मैं यहीं से करके देने वाला हूँ। हम चाहें तो यहीं से एक्सपोर्ट कर दें इसको, और वो सारा काम यहीं पर कर लें, ठीक है। तो पहला तरीका वो था कि यहीं पर कर लो, यानी कि स्टेट यहाँ पर बना दो, और दूसरा तरीका यही कि आप स्टेट वगैरह जो भी है वो यहीं से बना दो, और इस काउंटर प्रोवाइडर का वहाँ यूज़ कर लो, यानी कि काउंटर प्रोवाइडर से इस पूरे को लॉक कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका यानी कि इसको कॉल करके इसमें रखा। अब इसके अंदर से कौन सा हम प्रोवाइडर, यानी कि प्रोवाइडर के नाम से कंपोनेंट होता है उसको यूज करते थे। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, और पैरेंथेसिस में ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, यानी कि काउंटर कॉन्टेक्स्ट है, इसी के अंदर से डॉट प्रोवाइडर, यही तो हमने डिफाइन किया था लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर थीम कॉन्टेक्स्ट का यूज किया था। तो हम क्या लिखे थे, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, तो उसी का सेटअप कर रहे हैं। हमने प्रोवाइडर स्टार्ट कर लिया, अब इसके बीच में आपको काम करना है। तो जब हम यानी कि इस कंपोनेंट से इस ऐप डॉट जेएसएक्स को जब हम जो है बाउंड करेंगे, यानी कि पूरे कंपोनेंट को घेर देंगे, तब ये जो इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर जब हम इसका यूज करेंगे, जैसे ब्राउजर राउटर है, तो ब्राउजर राउटर में इसका ये सारे चिल्ड्रेन है ब्राउजर राउटर के। तो जब आप इसके ऊपर आप अपना ये वाला कंपोनेंट, यानी कि जो काउंटर प्रोवाइडर है, इसको इससे घेरेंगे पूरे को, तो ये आपका उसका चिल्ड्रन बन जाएगा। तो इस चीज को आपको यहाँ रिसीव करना है, यानी कि इसके पैरेंथेसिस में एज ए चिल्ड्रन इन चीज़ों को आपको रिसीव कर लेना है। इस तरीके से चिल्ड्रन के नाम से ही प्रॉपर्टी बनाना, रिसीव करना है, यानी कि डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम। तो नेम के स्पेलिंग में, यानी कि चिल्ड्रन के स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर अपना जो चिल्ड्रन आया वो डिफाइन कर देना है, तो जो आपका कंपोनेंट वो एज इट इज दिखेगा, ठीक है। अब इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना है, यानी कि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और हमारा जो क्या है काउंटर प्रोवाइडर, काउंटर प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसी काउंटर प्रोवाइडर से, यानी कि जो काउंटर प्रोवाइडर है, इससे हम पूरे ऐप डॉट जेएसएक्स को घेर देंगे। तो पहले तो आपको इंपोर्ट करना होगा काउंटर प्रोवाइडर को, इंपोर्ट काउंटर प्रोवाइडर इस तरीके से, और ये जो भी ब्राउजर राउटर या जो भी है पूरा कंट्रोल एक्स कीजिए। अब इसको आपको काउंटर प्रोवाइडर से घेर देना है। तो जो आपका काउंटर प्रोवाइडर है इसको स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, और ये आपने घेर दिया। अब इसको जैसे आपने घेरा, ये एज ए चिल्ड्रन कहाँ रिसीव होगा, यानी कि एज ए चिल्ड्रन ये आपका जो है ये सारा चिल्ड्रन के रूप में जाएगा, कहाँ, ये यहाँ पर इसमें आ जाएगा, और इसको आपने प्रोवाइडर से घेर रखा है।
अब इसमें जो भी आप वैल्यूज में सेट करेंगे वो पूरे एप्लीकेशन यानी कि जितना भी कंपोनेंट इससे घिरा होगा सब में आप इस चीज का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यूज रिड्यूसर की हेल्प से चीजों को अपडेट करना है। तो अब आपको यूज रिड्यूसर हुक को कॉल करना होगा। ठीक है, अब यूज रिड्यूसर कैसे काम करता है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रिड्यूसर्स बनाते हैं हम, तो रिड्यूसर्स का अगर हम एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं तो उसका भी एक अलग से हम फोल्डर बनाते हैं और उसमें सारे रिड्यूसर हम बनाते हैं, अपने जो भी हमारे पास रिड्यूसर हैं वो सब बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा काम है, तो हम अपना रिड्यूसर यहाँ पर भी बना सकते हैं या हम एक नए पेज में बना सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं एक रिड्यूसर्स के नाम से यानी कि रिड्यूसर इसके नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। जितने भी रिड्यूसर होंगे वो इसके अंदर हम रखेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसर आप अभी चलो मैंने फोल्डर बना दिया है, लेकिन मैं काम यहाँ करता हूँ। अभी मैं वही कोड उठा के इसमें रखूंगा और मैं आपको वो भी समझा दूंगा कि फोल्डर बना के कैसे काम करते हैं। पहले यहाँ पर काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से काउंटर रिड्यूसर के नाम से। तो जरूरी नहीं कि काउंटर रिड्यूसर बनाया जाए, क्योंकि काउंटर से रिलेटेड काम है, इसलिए मीनिंगफुल नाम देंगे, हमेशा याद रहे। तो मैंने काउंटर रिड्यूसर बना लिया। कॉलबैक बनाएंगे इस तरीके से कि हमने कॉलबैक फंक्शन का डेफिनेशन किया। अब जब आप रिड्यूसर को यानी कि जो यहाँ पर दो चीजें रिसीव करते हैं, यानी कि यहाँ पर जब हम यूज रिड्यूसर को ये फंक्शन पास करेंगे ना, तो वहां से ऑटोमेटिक दो चीजें यहाँ पर आपको रिसीव करना है। एक तो स्टेट आपको रिसीव कर लेना है, दूसरा आपको एक्शन रिसीव करना है। ठीक है, तो जहां पर भी हम यानी कि इस चीज को हम यूज रिड्यूसर जो हमारा हुक होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, इस फंक्शन को। ठीक है, तो उस फंक्शन को जब आप प्रोवाइड करेंगे यूज रिड्यूसर वाले फंक्शन को, तो वो दो चीजें आपको यहाँ पर रिसीव करना है। वो खुद भेजेगा, उसको आपको रिसीव करना है, स्टेट और एक्शन। अब स्टेट में आपका इनिशियल स्टेट होता है और एक्शन में आपका डिस्पैच, यानी कि एक्शन में आप वो रिसीव करते हो, जैसे कि हम अगर इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ भेजेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हम हो सकता है यहाँ से इंक्रीमेंट भेज दें, हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है हम यहाँ से डिक्रीमेंट भेज दें, क्योंकि दो बटन अलग अलग है। अगर एक ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा एक्शन डिस्पैच करते, लेकिन बटन अलग अलग है। यानी कि यहाँ पर क्लिक करने पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करने पे डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो हम जब अपडेट करेंगे नंबर को तो हमें कंडीशनली उस चीज को चेक करना होगा, तो वो यहाँ पर रिसीव होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, पहले मैं इसको बना लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप ऐसे यानी कि कंडीशन पास करेंगे, इफ एक्शन यानी कि जो हमारा एक्शन है उसके अंदर हम टाइप के नाम से प्रॉपर्टी भेजेंगे और उसका टाइप चेक कर लेंगे, क्या इक्वल टू इंक्रीमेंट है। ऐसे हमने इंक्रीमेंट से चेक किया क्या ये है। अगर इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर आपको काम करना है। अब क्या काम करना है वो डिफाइन कीजिए। तो मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया, यानी कि रिटर्न करना है आपको हमेशा स्टेट को। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड का मैंने यूज किया और मैं एक स्टेट बनाऊंगा अभी, उसमें काउंट के नाम से प्रॉपर्टी होगा और उसी को अपडेट करना है। तो काउंट में हम यहाँ पर यानी कि जो हमारा काउंट है उसको अपडेट करना है स्टेट डॉट काउंट +1। इसी में +1 ऐड कर देंगे। जब हमारा क्या होगा, यानी कि जब हमारा इंक्रीमेंट आर्गुमेंट में आएगा तब इसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, और इसको रिटर्न करेंगे। एक और कंडीशन चेक करेंगे हम, अगला डिक्रीमेंट भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर डिक्रीमेंट भी चेक कर लिया इस तरीके से, क्या डिक्रीमेंट आया है। अगर डिक्रीमेंट आया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे सेम चीज, और यही चीज आपको रिटर्न करना है। अब आपको जो है एल्स इसका डिफाइन, यानी कि हमने एल्स इफ तो लिखा नहीं है, हम चाहें तो एल्स इफ भी लिख सकते हैं और फिर इसका एल्स लिख सकते हैं। तो अगर आपको एल्स लिखना है तो आप पहले इफ चेक कर लीजिए, फिर एल्स इफ चेक कर लीजिए, फिर एल्स लिखा डिफाइन कीजिए और रिटर्न कर दीजिएगा स्टेट को। यानी कि एक स्टेट आपको हमेशा रिटर्न करना है जो इनिशियल स्टेट होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये चीज डिफाइन कर दिया। अब ये आपका रिड्यूसर कंप्लीटेड है, यानी कि ये बन चुका है। अब रिड्यूसर का यूज कहाँ करना है, ये जो आपने काउंटर रिड्यूसर बनाया ये कैसे काम करेगा। देखिए यहाँ पर यानी कि इसके वैल्यू में, प्रोवाइडर के वैल्यू के प्रॉपर्टी में हम डिफाइन करते थे ना कुछ, तो क्या डिफाइन करते थे, वो कोई हमारा स्टेट होता था। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से, एरे ब्रैकेट के अंदर बनाना है। एरे ब्रैकेट में स्टेट के नाम से बनाना है और अगला आपको डिफाइन कर देना है डिस्पैच के नाम से, डिस्पैच के नाम से DISPATCH। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप स्टेट के नाम से बनाओ या डिस्पैच के नाम से बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने स्टेट के नाम से बनाया और डिस्पैच के नाम से बनाया ताकि मीनिंगफुल रहे। अब आपको यूज रिड्यूसर हुक को एज अ फंक्शन कॉल करना है और यूज रिड्यूसर जो आपका हुक है वो रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट भी करना है आपको यूज रिड्यूसर हुक को। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर
क्या करना है। सबसे पहले तो जो आपका रिड्यूसर है, ये आपका रिड्यूसर होता है, इसको आपको पहले आर्गुमेंट में भेज देना है, यूज रिड्यूसर को। यानी कि यूज रिड्यूसर जब आपने कॉल किया तो फर्स्ट आर्गुमेंट आपका ये रिड्यूसर वाला फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन फर्स्ट आर्गुमेंट आपको ये पास कर देना है। दूसरा आर्गुमेंट आपका इनिशियल स्टेट हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट में मुझे एक ऑब्जेक्ट रखना है जिसमें काउंट के नाम से प्रॉपर्टी होगा इस तरीके से, और डिफॉल्ट वैल्यू मुझे 0 रखना है। काउंट का डिफॉल्ट वैल्यू मुझे 0 रखना है इस तरीके से। तो समझिए जरा क्या हुआ यहाँ पर। अभी अब आपने जब यूज रिड्यूसर हुक को कॉल किया तो आपने काउंटर रिड्यूसर पास किया। ये काउंटर रिड्यूसर क्या है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन है, और इसमें आपने स्टेट पास किया। ये स्टेट, ये आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, तो ये कहाँ रिसीव होगा, वो इस स्टेट में रिसीव हो जाएगा। और एक्शन में क्या आएगा, एक्शन में जब आप डिस्पैच करेंगे वो आएगा, तो वो भी अभी मैं बताता हूँ कैसे आएगा। अब आपने क्या किया है, एक्शन का टाइप चेक किया, क्या इंक्रीमेंट है, तो आपने काउंट यानी कि जो काउंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा स्टेट काउंट हमें अपडेट करना, तो एक ऑब्जेक्ट पूरा अपडेट करेंगे ना, इस तरीके से रिटर्न करेंगे। तो काउंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने लिखा है, तो जो भी यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी कि जो आपका इनिशियल स्टेट में जो भी आपका प्रॉपर्टी नेम होगा वही चीज आपको अपडेट करना होगा। तो मैंने काउंट प्रॉपर्टी को अपडेट किया, उसमें क्या किया, स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, स्टेट डॉट काउंट, क्योंकि इसमें आपका वो चीज है, तो स्टेट डॉट काउंट प्लस 1 इस तरीके से अपडेट हो जाएगा उसमें। अब अगर माइनस है यानी कि डिक्रीमेंट आया है आर्गुमेंट में, तो माइनस होगा इस तरीके से। तो काउंट को ही अपडेट करेंगे, स्टेट डॉट काउंट डॉट स्टेट डॉट काउंट -1, तो उसमें -1 होगा। अगर इनिशियल स्टेट यहाँ से रिटर्न करना जरूरी है, यानी कि पेज लोड होती है आपका रिड्यूसर चलता है, क्योंकि पेज लोड होते ही ये पूरा काम होगा, ठीक है। तो ये भी रिटर्न करना जरूरी है इनिशियल स्टेट, निश्चित ध्यान रहे। अब आपको इसका यूज कैसे करना है, पहले तो आपने ये रिड्यूसर बना लिया। अब आपने क्या किया, एक स्टेट बना लिया, इस तरीके से यूज रिड्यूसर में चीज़ों को पास कर दिया। अब आपने क्या किया है, इस स्टेट को और जो आपका डिस्पैच है वो वैल्यू में पास कर देना है, तभी तो आप आगे यूज कर पाएंगे इन चीज़ों का। और यहाँ पर आपको वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और इसमें आपको पहला आपका स्टेट हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, डिस्पैच। तो आप हमने डिस्पैच डिफाइन कर दिया, तो जो यहाँ पर आप लिखेंगे वही यहाँ पर पास कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका प्रोवाइडर है काउंटर प्रोवाइडर, इससे पूरे एप्लीकेशन को घेरना है। तो पूरा एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने घेर दिया है। अब आप इसमें चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे, काउंटर 1 में भी और काउंटर 2 में भी। तो पहले मैं काउंटर 1 में चलता हूँ, ये हमारा काउंटर 1 इंडेक्स डॉट JSX। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको इम्पोर्ट कर लेना है। तो हमारा जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट है उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया ना, काउंटर कॉन्टेक्स्ट, देख लेता हूँ मैंने नाम क्या दिया है। अच्छा, काउंटर प्रोवाइडर हमने दिया, तो यहाँ पर हम काउंटर प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेंगे इस तरीके से। काउंटर प्रोवाइडर इंपोर्ट करना जरूरी है, काउंटर प्रोवाइडर जब तक आप इंपोर्ट नहीं करेंगे आप कैसे चीज़ों पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया काउंटर प्रोवाइडर को। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा यानी कि जो हमारा काउंटर प्रोवाइडर है इसके अंदर आ जाइए, और हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यानी कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जो है उसको भी इंपोर्ट करना है, तभी तो हम चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। तो इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट के अंदर से ठीक से इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डी स्ट्रक्चर करना है। क्या क्या डी स्ट्रक्चर करेंगे आप, स्टेट को, यानी कि क्या क्या आपने भेजा है, यहाँ देखो ना आपने क्या क्या भेजा है, आपने भेजा है स्टेट और डिस्पैच। तो इन्हीं दोनों को एज इट इज आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, डी स्ट्रक्चर कर लेना है। और जो आपका यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है इसको जब फंक्शन कॉल कर देना है, और फंक्शन के रूप में जब कॉल करेंगे तो आपका जो काउंटर प्रोवाइडर है ये आपको यहाँ पर डाल देना है, यानी कि काउंटर प्रोवाइडर यहाँ से आपको एज आर्गुमेंट भेज देना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब आप अपडेट कर सकते हो। अभी स्टेट में यानी कि यहाँ पर हमें 0 लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे स्टेट डॉट काउंट, ठीक है। तो जब आप स्टेट डॉट काउंट लिखेंगे ना, काउंट, तो यहाँ पर यानी कि जो आपका कंपोनेंट 1 है इसमें देखो 0, ये इस पर विजिट कीजिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, देखते हैं क्या मिस्टेक है। तो कंसोल में जाएंगे, एरर का पता चलेगा, ये रहा एरर हमारा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये बता रहा है कि आप जो है यूज स्टेट कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये चीज़ जो हमने डी स्ट्रक्चर किया है ना, ये इसमें मिल नहीं पा रहा है, यानी कि जो हमने काउंटर 1 में ये चीज़ डी स्ट्रक्चर किया ना, ये इसको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो मतलब बता रहा है कि आप डी स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने काउंटर प्रोवाइडर पास किया, बट हमें वो चीज़ नहीं पास करना है। हमें यहाँ पर क्या पास करना है, इंपोर्ट कीजिएगा जो है काउंटर कॉन्टेक्स्ट को, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये काउंटर कॉन्टेक्स्ट हमने एक्सपोर्ट किया है क्या, काउंटर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा काउंटर कॉन्टेक्स्ट है, ये हमने
अच्छा, यहाँ यूज किया है। यहाँ पर जो हमने एक्सपोर्ट किया ना काउंटर प्रोवाइडर, ये ना एक्सपोर्ट करके आपको ये काउंटर कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट करना है। ये चीज़ इस तरीके से एक्सपोर्ट कीजिएगा इसको, ठीक है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट को। वैसे तो हमें एक्सपोर्ट दोनों को करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें f.jsx में इसका यूज़ करना है काउंटर प्रोवाइडर का, और काउंटर कॉन्टेक्स्ट को हमें यहाँ यूज़ करना है, तो दोनों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों एक्सपोर्ट कैसे होगा, यहाँ पर आ जाते हैं। हमने काउंटर प्रोवाइडर एक और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख सकते हैं क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से इसको भी हम नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अगर दो चीज़ें हैं तो दो चीज़ें अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट देना है, और पहले आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है, उसके बाद आपको काउंटर कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर देना है, यानी कि दोनों को आपको एक्सपोर्ट करना है। तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट और काउंटर प्रोवाइडर कहाँ यूज होगा, f.jsx में, और काउंटर कॉन्टेक्स्ट कहाँ यूज होगा, यहाँ पर, यहाँ यूज देना है आपको। तो पहले तो आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज कीजिएगा, और जो आपका काउंटर कॉन्टेक्स्ट है उसको इंपोर्ट कीजिएगा। अब ये जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पास कीजिएगा। तो जो बोल रहा था ना डी स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर हमें काउंटर कॉन्टेक्स्ट देना है। अब उसके अंदर से स्टेट और डिस्पैच आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं आना चाहिए, ठीक है। अभी भी कुछ इशू है, देखते हैं क्या इशू है। यहाँ पर आ जाएंगे और ठीक है, जहाँ एक्सपोर्ट होने में इशू है, यानी कि जो हमने एक्सपोर्ट किया ना ये सही से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, ऐसे एक्सपोर्ट कर दो इसको। पहले तो आप काउंटर कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद ये जो हमारा काउंटर प्रोवाइडर है इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। इसको यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड होता है, तो इसका इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। जैसे हमने काउंटर प्रोवाइडर इंपोर्ट किया था, इसको हटाइए, अब दोबारा से इंपोर्ट कीवर्ड टच करेंगे और काउंटर प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे। तो काउंटर प्रोवाइडर अब आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट होगा, ये देखो ऐसे इंपोर्ट हुआ। इसी का हमने यूज किया नीचे की तरफ, ठीक है, ये, और हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। अब ये हमारा यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ हमने पास कर दिया यूज कॉन्टेक्स्ट को। अब ये डी स्ट्रक्चर होना चाहिए, हाँ ठीक है, अब ये चल रहा है। तो देखिए, जब भी आपको, यानी कि ये जो हमारा कंपोनेंट था इसमें यहाँ से हमें दो चीज़ों को एक्सपोर्ट करना था, एक तो हमें प्रोवाइडर को, दूसरा हमारा ये काउंटर कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड यूज कर लिया, यानी कि जहाँ पर भी आप इंपोर्ट करेंगे वो एज इट इज लिखना होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका यूज, यानी कि इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसमें, ये सब नॉर्मल चीज़ें, जावास्क्रिप्ट की चीज़ें, ये सब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉब्लम आने की चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए क्लिक करने पे। तो अभी आपने क्लिक का कोई काम नहीं किया है, तो क्लिक करने पे आपको एक्शन डिस्पैच करना होगा। तो कहाँ से एक्शन डिस्पैच होगा, यहाँ काउंटर 1 में जो आपका बटन है, बटन आपका ये है प्लस वाला, तो यहाँ से आपको एक्शन डिस्पैच करना है। तो ऑन क्लिक पे, तो ऑन क्लिक डिफाइन कीजिएगा इस तरीके से, और कॉल बैक डिफाइन करेंगे। अब आपको एक्शन डिस्पैच करना है, तो कैसा एक्शन डिस्पैच होगा, देखिए एक्शन डिस्पैच होगा जो है, जो आपका डिस्पैच फंक्शन है उसकी हेल्प से। तो डिस्पैच को यहाँ पर आपको जब फंक्शन कॉल करना है, और यहाँ पर आपको आर्गुमेंट के रूप में पहले तो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है और टाइप, क्योंकि वहाँ पर आपने टाइप से चेक किया है, तो टाइप लिखिएगा, और यहाँ से आपको आर्गुमेंट के रूप में इंक्रीमेंट, यानी कि टाइप का वैल्यू क्या लिख के देना है, इंक्रीमेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने क्या चेक किया, देखो रिड्यूसर में टाइप इक्वल टू इंक्रीमेंट, तो ऐसे ही जैसे स्पेलिंग यहाँ पर आपने लिखा था, ऐसे ही आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट लिख के भेज देना है। तो जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे और टाइप का वैल्यू इंक्रीमेंट भेजेंगे, तो ये आपका +1 होगा। अभी देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अगर, तो +1 होगा, ये देखो +1 हो रहा है। अब इस पर क्लिक करने पर -1 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आना है, और जो दूसरा वाला बटन है उसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके, और दूसरे वाले बटन में भी इसी चीज़ को पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम क्या भेजेंगे, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिक्रीमेंट डिफाइन कीजिएगा। अब आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो माइनस होगा, ये देखो माइनस हो रहा है, ठीक है। अब मैं काउंटर 2 में जाता हूँ, अभी यहाँ पर 0 दिखा, 0 क्यों दिखा, क्योंकि आपने लोकल स्टेट हैंडल कर रखा है काउंटर 2 में। तो काउंटर 2 में जाइए, ग्लोबल स्टेट कैसे, तो पहले तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट कीवर्ड टच करना है और काउंटर कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है। तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट ये इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट कीवर्ड टच करना है दोबारा से, और यूज कॉन्टेक्स्ट जो हुक है उसको इंपोर्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने डी स्ट्रक्चर करना है, किसको, स्टेट को एंड
जो है डिस्पैच को, तो दोनों को आपको यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेना है। और यहाँ कौन सा हुक, यूज कॉन्टेक्स्ट वाला हुक को कॉल हो जाएगा, और जो आपका काउंटर कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है आपको इस तरीके से, ठीक है। बस अब आपको नीचे की तरफ अपडेट करना है। तो ये आपका इंक्रीमेंट वाला है, ये इसको हटाइए। आपको क्या करना है, डिस्पैच करना है। क्या डिस्पैच करना है, एक्शन। तो डिस्पैच फंक्शन, जब फंक्शन कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे टाइप। टाइप क्यों, क्योंकि हमने वहाँ टाइप जो है प्रॉपर्टी रीड किया है, इंक्रीमेंट। तो ये जो आप डिस्पैच करते हो ना एक्शन, वो यहाँ रिसीव होता है इस एक्शन वाले प्रॉपर्टी में, और इसी के अंदर से टाइप हमने चेक किया। तो यानी कि जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो इसमें रिसीव होता है। ये जो आप ऑब्जेक्ट भेजते हो ना डिस्पैच करते समय, ये पूरा ऑब्जेक्ट वो कहाँ रिसीव होता है, इसमें रिसीव होता है, इसमें एक्शन में। और स्टेट कहाँ रिसीव होता है, ये जो स्टेट आपने यहाँ पर दिया, ये चीज़ आपको कहाँ रिसीव होगा, वो स्टेट में रिसीव होगा यहाँ पर, ठीक है। काउंटर 2 में दोबारा से आ जाएंगे और यहाँ पर सेम चीज़ कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ से आर्गुमेंट के रूप में हम क्या भेज देंगे, डिक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पर डिक्रीमेंट लिखा, परफेक्ट। अब देखिए ज़रा, अच्छा मैंने रिफ्रेश किया, ये कुछ इशू है, देखते हैं क्या इशू है। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इशू क्या है। काउंट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ पर हमने काउंट लिख रखा है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर काउंट नहीं लिखना है, स्टेट डॉट काउंट लिखना है ऐसे, ठीक है, स्टेट डॉट काउंट लिखना है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, आ गया। अब देखिए ये काउंटर 2 है आपका, अभी 0 है, मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया, अभी क्या है 6। अब मैं काउंटर 1 में जाता हूँ, ये देखो काउंटर 1 में भी 6 है, अब मैंने माइनस किया, अब यहाँ पर 3 हो गया। मैं काउंटर 2 में जाऊँगा तो यहाँ पर 3 दिखेगा। अब मैं फिर से माइनस करता हूँ, यहाँ से मैंने -5 कर दिया, -6 कर दिया। काउंटर 1 में जाऊँगा तो नोटिस करो -6 दिखा, इसमें आप अपडेट कीजिए। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क था थोड़ा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर जो हम रिड्यूसर बनाते हैं ना यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है पहला तरीका ये है कि आप इससे हैंडल कर लो, इस चीज़ से। दूसरा तरीका ये है कि आपको, अगर आप एल्स इफ या इफ से इससे बचना चाहते हो, तो आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हो, यानी कि स्विच भी एक कंडीशन ही होता है, उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच का कैसे यूज़ करना है वो भी समझ लीजिए ज़रा। कुछ करना नहीं है यहाँ पर, स्विच यानी कि स्विच आपको मालूम होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन होता है। जब फंक्शन कॉल करेंगे और इसकी बॉडी बना लेंगे, तो ये इसकी बॉडी होगी। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्शन डॉट टाइप प्रोवाइड कर देना है, एक्शन डॉट टाइप। तो एक्शन डॉट टाइप लिखने का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब आपको केस बनाना है, तो पहला केस हमने चेक किया, क्या इंक्रीमेंट आया है, ऐसे क्या इंक्रीमेंट है, यानी कि क्या इंक्रीमेंट आया है, तो आपको क्या करना है वो यहाँ डिफाइन कीजिए, ठीक है, इस केस के नीचे। तो रिटर्न कीवर्ड का करेंगे और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसमें काउंट, और काउंट में क्या अपडेट करना है, स्टेट डॉट काउंट को एक्सेस करना है, उसमें +1 करना है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब दूसरा केस क्या है आपका, अब आपको दूसरा केस लिखना होगा, ठीक है, यानी कि पहला केस आपका ये हो गया, फिर से आपको केस लिखना है यहाँ पर, तो केस डिफाइन करेंगे, और दूसरा आपको क्या चेक करना है, डिक्रीमेंट। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो डिक्रीमेंट, और यहाँ पर आपको फिर से डिफाइन करना है रिटर्न कीवर्ड। तो मैंने फिर से यही चीज़ कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके, और अगर डिक्रीमेंट है तो क्या रिटर्न करेंगे, -1, तो -1 कर दीजिए। अब इन दोनों के अलावा डिफ़ॉल्ट आपको रिटर्न करना है, यानी कि इन दोनों के अलावा कुछ नहीं, तो डिफ़ॉल्ट डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे अगला, रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, स्टेट को। तो रिटर्न स्टेट डिफाइन कर दीजिए, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वही रिटर्न हो जाएगा। तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। अभी मैंने पेज रिफ्रेश किया तो नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या है, अभी मैंने पेज रिफ्रेश किया तो 0, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए इंक्रीमेंट हुआ, क्लिक करेंगे डिक्रीमेंट होगा। काउंटर 2 में जाएंगे, अभी 3 है, यहाँ पर मैंने डिक्रीमेंट किया। अब काउंटर 1 में जाऊँगा तो नोटिस कीजिए जो भी आपने अपडेटेड वैल्यू रखा वही यहाँ पर दिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और हमारे पास बटन हो जिस पर मैं क्लिक करूँ तो ये पूरा रीसेट हो जाए। तो रीसेट के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए बटन होना चाहिए दोनों में रीसेट करने के लिए। तो ये जो हमारा बटन है, ये वाला डिक्रीमेंट वाला, इसी को कॉपी कर लेंगे, सिर्फ बटन को कॉपी कीजिएगा कंट्रोल C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रीसेट, रीसेट काउंटर, है ना, रीसेट काउंटर डिफाइन कर देंगे। एक्शन डिस्पैच करना है रीसेट के नाम से, यानी कि यहाँ पर टाइप भेजेंगे रीसेट, क्योंकि हमें कंडीशन लगाना होगा ना, तो हमने टाइप भेज दिया रीसेट। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ रिसीव करना है, कहाँ रिसीव करना है, यहाँ पर, यानी कि एक और केस चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला केस कॉपी किया और मैंने रीसेट के लिए डिफाइन किया, यानी कि क्या रीसेट आया है, अगर रीसेट आया है तो क्या होना चाहिए, हमारा जो काउंट है वो हो जाना चाहिए 0। तो काउंट स्टेट डॉट काउंट, यानी कि इनिशियल स्टेट रिटर्न कर देंगे। तो ये
हमारा स्टेट जो है इसी को रिटर्न कर देते हैं। देखते हैं, नहीं रीसेट करने के लिए हमें 0 करना होगा, तो 0 करने के लिए हमें यहाँ पर स्टेट डॉट काउंट इसको 0 करना है। अच्छा, पहले हम स्टेट को रिटर्न करते हैं, जो हमारा इनिशियल स्टेट था उसको रिटर्न करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और हमारा जो रीसेट काउंटर वाला बटन है, पहले तो मैंने इंक्रीमेंट किया, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नहीं 0 करना है, तो काउंट इसको एक्सेस करेंगे और इसमें जो है हम 0 अपडेट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, हाँ ठीक है, ये देखिए, तो अब ये रीसेट हो रहा है। रीसेट वाला जो बटन है, मतलब हमने रीसेट आर्गुमेंट भेजा एक्शन डिस्पैच करते समय, और यहाँ पर हमने चेक किया, केस चेक किया क्या रीसेट आया है। अगर रीसेट आया तो हम काउंट को सीधा सीधा 0 कर देते, सिंपल, यही करना था हमें। ये हो गया। यहाँ पर आइए, थोड़ा इसका कलर चेंज कीजिए, तो कलर मैंने यहाँ पर सियान डिफाइन कर दिया। फिर से इस बटन को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके और काउंटर 2 में चले जाएंगे। ये हमारा दूसरा वाला बटन है माइनस वाला, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, बस वही काम होगा सर। अभी काउंटर 2 में भी ये बटन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर काउंटर 1 में इसको 4 रखा। अब मैं काउंटर 2 में जाता हूँ और यहाँ से रीसेट करूँगा, ये देखिए काउंटर 2 खुला हुआ है, यहाँ से रीसेट करूँगा, ये देखिए 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स टास्क जब होगा तब आपको यूज रिड्यूसर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी फंक्शनल और काफ़ी अमेजिंग लगा होगा आप लोगों को। किसी भी तरह का इशू है ज़रूर पूछिए, चीज़ें आसान है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही। ठीक है, तो चीज़ें तो बहुत आसान है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, और ऐसे आपको चीज़ें सेट करके बताएगा नहीं कोई, लेकिन मैं एग्जांपल सेट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। और फिर भी कोई इशू है तो आप हमसे बाद में भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलें आप लोग।